नमस्कार, गुड मॉर्निंग यार। बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। और शुक्रवार के कारोबारी सत्र में जब जीडीपी के नंबर आए थे तो ऐसा लगा था कि सोमवार को भारतीय बाजारों की शुरुआत मजबूत रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए और जो गिरावट का दौर चल रहा है वो शायद समाप्त होता हुआ दिखाई दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई सारी चीज़ें रहीं। टैरिफ को लेकर के फिर से ट्रम्प साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब दिखा रहा है कि यूएस चाइना में सब कुछ सामान्य नहीं है। मेटल को लेकर के जो है 25% से बढ़ा करके टैरिफ 50% करने की बात की गई है 4 तारीख से। और ये तमाम चीज़ें जो है वो भारतीय बाज़ारों को पसंद नहीं आई और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दबाव जो है वो भारतीय बाज़ारों पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी का जो स्तर देखने को मिल रहा है वो है 24,593। जी हाँ, अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत अभी बुल्स के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 1429 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं, 1148 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि अब यहाँ से बाजार की दिशा क्या होगी, गहराएगी गिरावट या फिर सेकेंड हाफ में आएगी रिकवरी? इसी सवाल के जवाब तलाशते हैं। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रशांत तापसे जी मौजूद हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी मौजूद हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले प्रशांत सर आपसे शुरू करना चाहेंगे कि बताइए कैसे देख रहे हैं सर, ये कहाँ जाएगा बाजार? अब उम्मीद थी कि मतलब 25,000 को रुकावट को लेकर के बात हो रही थी, ये तो हम 24,500 पे पहुंच गए फिर से। वेरी गुड मॉर्निंग विपुल जी, प्रदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन था वीकेंड में कि ये जो ट्रम्प साहब का जो डायलॉग आ गया फिर से, टैरिफ का जो हर्डल था वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो चुका था जब इंडिया और चाइना के बीच में डील हो, यूएस और चाइना के बीच में डील हो गया था। बट सडनली जो 25% से अगर फिर से 50% का बात चल रही है तो मुझे लगता है फिर से जो गर्मा गर्मी है वो चालू होगी और इंडियन मार्केट पे थोड़ा सा उस पर असर आएगा। वो तो अजम्पशन था ही। 200 पॉइंट ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो वो रिस्क जो है वो 200 पॉइंट के आसपास वो कवर हो चुका है। बट आई थिंक मार्केट इज एट ए मेक और ब्रेक लेवल। अगर मेक करता है तो 25,000 के क्रॉस करना चाहिए और ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट 24,200 ये लेवल तक जाना चाहिए। बट ओवरऑल ये वीक बहुत क्रूशियल है। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स इंडिया में भी और डेटा पॉइंट्स ग्लोबल में भी आने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस उस पर रहेगा। और Q4 अर्निंग्स ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट में खत्म हो चुके हैं, तो आई थिंक वो जो अर्निंग्स का जो प्रेशर और वोलेटिलिटी थी वो अभी हो चुका है। अभी नेक्स्ट फोकस वुड बी ऑन आरबीआई मीटिंग प्लस टैरिफ वॉर जो अपडेट आएंगे यूएस से वो वाला। ठीक है सर। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी बाजार पे? आप जो कह रहे थे उन लेवल्स के आसपास आ गया बाजार की और नीचे जाने की संभावना है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी, आपको एंड प्रशांत सर को एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए, मैं बहुत टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि मैं इंडेक्स में अभी बाय नहीं करूंगा और 24,800 में भी बोला, 25,000 में भी बोला। लगातार 8 से 10 दिन में सेम ही बात, सेम ही स्टेटमेंट मेरा कि 25,000 24,550 इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है मार्केट तो फिर मार्केट में मुझे लगता है कि वीकनेस जो है स्टार्टिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए लगातार लास्ट 1.5-2 महीने में ऑलरेडी इंडेक्स भाग चुका था। सो एज पर द मार्केट सेंटीमेंट साइकोलॉजी मैं ही समझता हूं कि मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट एक रेंज बाउंड, अभी भी रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। हो सकता है कि मार्केट यहां से भी बाउंस बैक कर जाए, ऊपर भी आ जाएगा 24,550 एंड 500 के नीचे अगर एक क्लोजिंग नहीं मिलता है तो मुझे लगता है एक बार वेट करना चाहिए। क्योंकि लगातार लास्ट दिन में हमने देखा कि एफआईआई का सेलिंग ही था ऑलमोस्ट। सो निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीकनेस है बैंक कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और अभी आरबीआई का पॉलिसी भी है, नेक्स्ट 2 से 3 दिन थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज होने वाला है। मुझे लगता है अगर पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव कुछ आ गया तो इसमें बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। उस केस में मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा बेटर होगा। फिर भी अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी इज वेरी कंफ्यूजिंग राइट नाउ फॉर मी। तो इसमें अभी नो ट्रेड जोन है, कोई भी एक लेवल ब्रेक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय व्यू, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट करूंगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। बाकी सर अभी स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करना है। ठीक है सर, स्टॉक स्पेसिफिक ही काम की जाएगी, लेकिन इन सबके बीच में बहुत सारे रिजल्ट्स भी हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। एक एक करके उन सबको हम खंगालेंगे और शुरुआत करना चाहेंगे जरा एस्ट्राजेनेका के साथ। एस्ट्राजेनेका के रिजल्ट्स आए हैं और शेयर में काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स पहले देकर के आते हैं और उसके बाद से बाकी की बातचीत करते हैं। स्क्रीन पर जरा फटाफट रिजल्ट लेकर के आ जाइए। 48% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये बढ़कर के 58 करोड़ के आसपास रहा। रेवेन्यू में 25% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, ये 480 करोड़ रुपए रहा। एबिटा अगर हम
हम देखें तो 74% बढ़कर के 86 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है, करीब 5% के आसपास का, 12.89% से 17.96% हो गया है। 32 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया गया है। इन सब के बीच में इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं आप एस्ट्राजेनेका को? बहुत सरप्राइज नंबर्स थे सर, जैसे आपने बताया कि नंबर्स और एबिटा मार्जिन दोनों इंप्रूवमेंट हुए हैं। मार्केट ने ये अज्यूम नहीं किया था कि इतना इंप्रूवमेंट एबिटा लेवल पे आ सकता है, तो दैट वाज द रीजन व्हाई आज जो मार्केट में सरप्राइज मोमेंटम आया हुआ है ऑलमोस्ट 10% का, वो मोमेंटम है। अपसाइड यहाँ से मुझे लगता है लेवल के हिसाब से तो लिमिटेड रहेगा, बट मैं इसको फंडामेंटल के हिसाब से ही सोचूंगा, बिकॉज इट्स ए रिजल्ट बेस्ड अपसाइड। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी भी एक्सपेंसिव है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 120 पी, प्राइस टू बुक वैल्यू इज ऑलमोस्ट लाइक 28, थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो फ्रेश पोजीशन में यहाँ पे किसी को बोलूंगा नहीं, बट अगेन अपसाइड यहाँ से बहुत लिमिटेड रहेगा। आई थिंक इट कैन गो टुवर्ड्स 9,200 इन बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक, तो ये रहा है एस्ट्राजेनेका को लेकर के काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रदीप जी, जरा उस दिन बातचीत हुई थी आपसे रिलायंस पावर को लेकर के, और क्या टारगेट दिए इंट्राडे में अचीव होते हुए दिखाई दिए, और आज भी शानदार मोमेंटम बना हुआ है। ये मतलब 61 पे आ गया सर, ये मतलब कहाँ रुकेगा? अब ये लेवल थोड़ा सा डरा रहा है, क्योंकि एक महीने में 52% की रैली बिल्कुल अनयूजुअल है। तो आपकी टिप्पणी और प्रशांत जी आपकी टिप्पणी दोनों की लेंगे, लेकिन पहले प्रदीप जी आपसे शुरू करेंगे। देखिए विपुल जी, देखिए मैंने बहुत सारे एंकर्स देखा है, आपको भी देखा है, तो आपका बेसिकली क्वालिटी यही ना कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप वो कोई भी मतलब वो मसला लगाएंगे, तड़का लगाएंगे, एकदम आप वो मेरा दिल में जो है आप निकाल के सामने लेके आएंगे। देखिए 52 51 के आसपास था, उस टाइम से मैंने बोला था कि 60 का टारगेट आना चाहिए। और दोस्त, ये जो दोस्त है नेक्स्ट 3 से 6 महीना 8 महीने का ही दोस्त के हिसाब से आप देखिए। ऐसा कोई नहीं है कि मल्टीबैगर हो जाएगा और यहाँ पे कुछ आप डिकेड और डिकेड होल्डिंग करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत टाइम से चला नहीं था, तो चल रहा है 52 के ऊपर। जैसे ही हमने देखा 60 का मैंने टारगेट दिया था, अभी 60 के ऊपर चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो मुझे लगता है जिन्होंने भी बाई किया उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा अभी 56 आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड यहाँ पे वेट कीजिए। मुझे लगता है और भी हायर लेवल्स पॉसिबल है। एक बार 64 65 आज या तो कल तक आना चाहिए। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं अभी यहाँ पे 60 पे इन्वेस्ट करूंगा और 100 रुपीज हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, तो मेरा थॉट्स ऐसा नहीं है। और ऐसे काउंटर्स को एक्चुअली मैं रिकमेंडेशंस फंडामेंटल और टेक्निकल तौर पे देता नहीं हूं, क्योंकि आपको पता है इसका हिस्ट्री क्या रहा है। सो बाकी ठीक ठाक है टेक्निकल पे अभी के लिए। तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट जो आया है अभी अगर सस्टेन करता है 60 के ऊपर, एक बार 64 65 आज और कल तक आना चाहिए। और देखिए सेम काउंटर में ना और एक कंपनी है रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस इंफ्रा में एक ब्रेकआउट आया है और लगातार मैं लास्ट 2 दिन से देख रहा हूँ रिलायंस इंफ्रा में कुछ हो रहा है। मैं इसका पहले एक बार बोलूंगा आपको, रिलायंस इंफ्रा का आप चार्ट ओपन कीजिए, इसमें एक ब्रेकआउट आया है इमीडिएटली। सो अभी 344 345 के आसपास एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। मैं अलग चैनल पे भी जब शो कर रहा था मनी 9 पे लास्ट दिन, तो रिलायंस इंफ्रा का कॉल मैंने दिया था। और आज हमने हमारे जो पेड क्लाइंट्स है उनको भी हमने रिलायंस इंफ्रा का कॉल प्रोवाइड किया है। सो मुझे लगता है कि अभी 344 के आसपास चल रहा है। इसका पहला टारगेट होना चाहिए 352, और अगर 352 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी आपको एक बार 375 से 380 का भाव भी आपको मिल सकता है। और इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 328 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और 352 मुझे लगता है आज या तो कल आना चाहिए। चलिए, ये 2 टारगेट हैं यहाँ पर, 352 375। अभी यहाँ से 10 रुपये ऊपर ये रिलायंस इंफ्रा है, तो थोड़ा सा रिलायंस से लोग देख करके कंफ्यूज ना हो जाएं। खाली रिलायंस इंफ्रा 352 से 375 के बीच में जो है टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 328 का दिया गया है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 4.25% से ज़्यादा की मजबूती। तो यहाँ पर हमारी निगाहें रहेंगी आगे भी। लेकिन प्रशांत सर, जरा रिलायंस पावर पर आपकी टिप्पणी क्या है, जरा वो भी बताइए सर जरा। देखो मेरे लिए ये थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिटर्न काउंटर है। ऑब्वियसली जैसे प्रदीप जी ने बताया कि फंडामेंटल टेक्निकल्स देख के ही थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री अपने को पता ही है कि कितना ये वोलेटाइल रहा हुआ है, कितना वेल्थ डिस्ट्रॉय भी किया है। ऑब्वियसली बहुत सारे हेडलाइंस बना रहा है अभी कि डेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका, और बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसको। जब भी कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं मतलब कंपनी का विजिबिलिटी बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि रिसेंटली 2 दिन पहले या फ्राइडे को SJVN से इनको एक 300 मेगावाट का कुछ ऑर्डर मिला था, तो आई थिंक वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी है।
देखो कंपनी के अंदर अभी एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एग्जीक्यूशन कंपनी पहले जैसे बहुत सारे वोलेटाइल नहीं होता है और प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करता है, टाइमली एग्जीक्यूट करता है, तो आई थिंक Q1 अर्निंग्स, Q2 अर्निंग्स पे उसके अच्छे आएंगे। आप लास्ट 2-3 क्वार्टर देखो, उसके टॉप लाइन इज वेरी मच फ्लैट। 1900 करोड़ के आसपास एवरेज टॉप लाइन आ रहा है और मेन है एबिटा उसको पॉजिटिव होते जा रहा है। तो आई थिंक एक अच्छा कंपनी बनने की कोशिश है, बट एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट क्वेश्चन और रिस्क इतना ही है। मेरे हिसाब से लगता है कि एज ए टेक्निकल अगेन थोड़ा ब्रेकआउट के आसपास अभी आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये क्लोज 65-66 के ऊपर होता है, देन द स्टॉक कैन डू अगेन ए अपसाइड नियर टू ऑलमोस्ट 75-80। प्रॉफिट कहाँ बुक करें सर, जिन लोगों ने नीचे ले रखा है, क्योंकि 51-52% चल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग देखो कहाँ? सर, मैं प्रॉफिट बुक करने में हमेशा बोलता हूँ 20-25% अगर शॉर्ट टर्म में कोई भी कारण से मिलता है तो एक बार बुक कर लो। डोंट गो बिहाइंड मोर ग्रीडी। ठीक, ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है। ऊपर से जब नीचे आएगा तो फिर आप लोग हाई लेवल पे कहीं ट्रैप ना हो जाए, और ये कई सारे शेयरों में हुआ भी है। इस बीच रिलायंस इंफ्रा जो अभी की कॉल थी वो 344 पे अब ट्रेड करती हुई, तो यहाँ पर अब 1-2 रुपये का मूव और आता हुआ, तो लगातार हम देख रहे हैं, ये देखिए जब इंटरडे हाई पर ट्रेड करता हुआ नए उच्चतम स्तर बनते हुए जो है वो रिलायंस इंफ्रा में देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार निगाहें जो है यहाँ पर आप लगा के चलिए, 352, 375 2 टारगेट दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शेयर पे जरा ढूंढते हैं यहाँ पर कहाँ पर और ज़्यादा जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी हैं, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दलजीत सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर हैं और उनका प्रश्न है प्रदीप जी, JSW इंफ्रा को लेकर के 294 के आसपास से लेकर के बैठे हुए हैं। जरा देखिए 294 पे JSW इंफ्रा क्या करना चाहिए, ब्रेक इवन के आसपास है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्या अभी होल्ड करना चाहिए JSW इंफ्रा? मुझे लगता है एक बार उनको होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है और एक बॉटम तो नीचे बनाया था कुछ दिन पहले 228 230 के आसपास, तो अभी उनको एक बार 275 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और वेट करना है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 310 और 315 दोनों टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक, 310 315 के टारगेट के लिए फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह है। अगला प्रश्न जो है लेकर के आते हैं, वो हमारे एक दर्शक मिस्टर आचार्य जी जानना चाह रहे हैं आपसे प्रशांत जी, इरकॉन को लेकर के। इरकॉन और इरिडा 2 पे सवाल है, उसके बाद से फिर कुछ एक और रिजल्ट देखते हैं। इरिडा इन्होंने 192 पे लेकर के बैठे हुए हैं और इरकॉन जो है इनके पास है 229 रुपये पर। तो अभी क्या सलाह रहेगी सर इरकॉन और इरिडा को लेकर के? दोनों ही शेयर ऐसे हैं जिसमें रिटेलर्स के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। आई थिंक वो लास्ट 2 साल में जो रेलवे कंपनी जिसे चले थे उसके एक चक्कर में बहुत लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में रेलवे एज ए स्टॉक रखा हुआ है। मेरे लिए ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक को मानना नहीं चाहिए इसको। लेवल के हिसाब से तो अच्छा खासा ही है, कोई इशू नहीं है। 190 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल पॉजिटिव हूँ मैं। अगर देखा जाएगा तो 2 दिन पहले एक अच्छा न्यूज भी आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ के आसपास फिर से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिलीज कर रहे हैं। तो आई थिंक इरकॉन कहीं ना कहीं उसको सर्विस करता ही है, तो आई थिंक वो मोमेंटम इसमें आएगा। इवन आप मार्च के नंबर्स देखते हो तो एबिटा मार्जिन भी ग्रो हुए हैं, टॉप लाइन भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। तो एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक इसको देखना चाहिए, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। ओवरऑल टारगेट मेरा अगर शॉर्ट टर्म देखते हो तो मुझे लगता है कि 220 240 करना चाहिए। ओवरऑल टारगेट 280 के ऊपर है मेरे पास, 12 महीने के ऊपर होल्डिंग का। ठीक सर, और इरिडा सर, इरिडा क्या होता है? इरिडा देखो व्यू सेम रहेगा। अगेन इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक, नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक। अब उसके रिजल्ट्स देखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट मोमेंटम ओनली रिजल्ट से पहले आता है, बाद रिजल्ट के बाद उसको ठंडा हो जाता है। ओवरऑल मुझे इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। 220 का मेरा टारगेट है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। 1-2 रिजल्ट और निकल करके आते हैं। आइनॉक्स विन के रिजल्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, किस तरीके के निकल करके आए हैं यहाँ पर। आइनॉक्स विन पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जरा रिजल्ट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अभी जो है 302% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है मुझे लगता है, और ये जो है 190 करोड़ पर रहा है। हो सकता है यहाँ पर कोई एक एक्सेप्शनल आइटम भी मुझे लगता है शायद होगा, जिसकी वजह से ये मुनाफे में इस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। 142% रेवेन्यू बढ़ा है। वहीं अगर एबिटा की बात करें तो ये 254 करोड़ रहा है 98 से बढ़ करके। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया है। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है हायर लेवल से। प्रदीप जी क्या टिप्पणी रहेगी आइनॉक्स विंड को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? नतीजों के बाद ऊपर टिक नहीं पाया शेयर। सर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अभी आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो अभी नीचे आ रहा है 185 182 तक आ सकता है, और एक 205 204 के आसपास टॉप बनाया अभी नीचे आ रहा है। तो एक बार फ्रेश वेट करने का सलाह रहेगा, यहाँ पे बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। 181 182 एक अच्छा फेयर वैल्यूएशन है,
तो लॉन्ग टर्म में तो कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूँ इस काउंटर पे। बाकी फिलहाल शॉर्ट टाइम में थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, तो एक बार वेट करना है, अभी बाई नहीं करना है। विपुल जी एक अपडेट देना चाहूंगा, एक मैंने वेल्सपन क्रॉप करके एक काउंटर मैंने बताया था, जी जी जी। और उसका टारगेट आ गया था दिन में ही उस दिन, और मैंने सेकंड बताया था अगर 900 के ऊपर टिकता है तो इस केस में 925 से लेके 935 का आसपास टारगेट होना चाहिए। देखिए 930 और 935 दोनों टारगेट अभी आ चुका है, सो अभी 52 वीक हाई के आसपास है। हम्म। मुझे लगता है अगर एक बार ये जो 920 इसके ऊपर टिक जाता है तो इस जी। केस में आपको एक बार 970 से 980 का भी मूव आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एक बार प्रॉफिट बुकिंग फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा मेरा, जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं और भी एक हफ्ता वेट करके जा सकता हूं, इस केस में आप एक बार वेट कर सकते हो। मुझे लगता है 975 980 हाई पॉसिबिलिटीज है। और एक मैंने कॉल दिया था एलटी फूड्स का, आपको याद ही होगा कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम से हमने दिया था, हम्म। 415 के आसपास, 430 और 435 हमारा टारगेट था। और मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि एलटी फूड्स में 460 के आसपास, 455 के आसपास टारगेट बन सकता है। अभी देखिए 455 के आसपास आ चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ना अभी नेक्स्ट जो मोमेंटम है, आप एक बार सेफ ट्रेडर सेफ इन्वेस्टर हो तो प्रॉफिट बुक करके जाइए। अगर आपके पास जी। नेक्स्ट 2 से 3 महीना है तो फिर आप होल्ड कीजिए, क्योंकि वीकली ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, और इसके बाद जो मूव होगा ना यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला मूव आ सकता है। मुझे लगता है एक बार 480 और 500 के ऊपर भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जी। वीकली चार्ट का ब्रेकआउट बहुत कम दिखता है, तो ऐसे स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 4 दिन 5 दिन के लिए बाय किए थे तो डेफिनेटली आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। ठीक है, 4-5 दिन का नज़रिया था तो प्रॉफिट बुक करके जाइए, लेकिन आपने जब रिकमेंड किया उससे 1 दिन या 2 दिन पहले जो है ज़रूर कोई बात है। हर बुधवार को जो हम 1:30 बजे करते हैं, शुभम शंखधर जी लेकर के आते हैं सेगमेंट, और उनकी तरफ से भी एलटी फूड रिकमेंडेड था, तो काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम एलटी फूड से हटें प्रशांत जी, और अब जो है केआरबीएल को पकड़ना चाहे, चावल के ही अगर शेयर को, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, क्या यहाँ पर भी इस तरह का आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप चार्ट्स पे जरा देख के बताइए, यहाँ पे क्या कुछ उम्मीदें केआरबीएल को लेकर दिखाई दे रही हैं? ऑब्वियसली यस, जिस तरीके से सेक्टर में एक मोमेंटम है बहुत पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ने वाले हैं, वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, तो ये एक मोमेंटम आ सकता है। बट जिस तरीके से लास्ट 1 महीने में केआरबीएल ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट ए बिग रैली इन द सेंस 20-25 रुपए का मोमेंटम है 380 390 तक, बट नॉट मोर देन दैट। तो अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो 375 380 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ये लेवल पे फ्रेश लेने के लिए थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, बिकॉज लास्ट 1 महीने में स्टॉक ने बहुत तगड़ा मोमेंटम दिया है, ऑलमोस्ट 300 से लेके 360 तक आ चुका है अभी। अपसाइड इज लिमिटेड, वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है एक और रिजल्ट लेकर के आते हैं अपोलो हॉस्पिटल के, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल के जरा रिजल्ट लेकर के आइए, शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल पे नतीजे जो है अगर हम देखें तो बेहतर रहे थे अपोलो हॉस्पिटल्स के, और अभी जो है 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 59% कंपनी का मुनाफा जो है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू की बात करें तो 13% की बढ़त 5592 करोड़ के आसपास रही है। एबिटा में 20% से ज़्यादा का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 769। मार्जिन्स जो है वो पहले से थोड़े से इम्प्रूव हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं, अभी 2.5% के 2% के आसपास। ऊपर से अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप जी, 7012 पे अपोलो हॉस्पिटल कैसा लग रहा है? विपुल जी मुझे लगता है यहाँ पे ना पर्टिकुलर बहुत टाइम से थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब देखेंगे लगातार 5 से 6 हफ्ता कंसोलिडेशन ही हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, ज्यादा नीचे आने का तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन इस जोन पे बाई करने का कोई सलाह नहीं रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पे अगर 200-300 पॉइंट का करेक्शंस मिलता है तब जाके आप थोड़ा बहुत सेफ हो सकते हो। 7000 के ऊपर मैं बाई नहीं करूंगा। एक बार अगर 6800 6700 आता है उस केस में मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा। फिलहाल इस बार इस काउंटर पे एक बार अभी इग्नोर करना है। लेकिन जिनके पास है बने रहिए, चार्ट में कोई खराब स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं लग रहा है, और डेली वीकली सब में ठीक है। बाकी थोड़ा टाइम करेक्शन चाहिए इसमें अभी। टाइम करेक्शन चाहिए यहाँ पर। इस बीच राहुल दास जी हमारे एक दर्शक हैं और कोचिन शिपयार्ड के ऊपर जानना चाह रहे हैं। 1950 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं पुल बैक आएगा क्या यहाँ पर? प्रशांत सर, क्या लग रहा है? कोचिन शिपयार्ड काफ़ी शानदार मूव तो आ चुका है, 1950 के आसपास की खरीद है, 30-35 रुपए के लॉस में, ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? वेट करें अभी? पुल बैक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर स्टिल। स्टॉक ने बहुत वॉलेटाइल था, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिए लास्ट 15-20 दिनों में,
तो आई थिंक अभी जो अगला ये वीक रहेगा मुझे लगता है थोड़ा सा वीक ही रहेगा। स्टॉक कैन कम डाउन टू 1800 लेवल्स। मुझे लगता है 100 1 रुपए का वीकनेस आएगा, उसके बाद सोचेंगे कि स्टॉक लेना नहीं लेना है। बट टाइम बिंग अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो होल्ड कीजिए, कोई इशू नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। बट टाइम बिंग वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब 1 वीक के लिए मुझे लगता है स्टॉक 100 रुपए के नीचे आ सकता है। हम्म। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं और कह रहे हैं कि सर फ्रेश एंट्री के लिए कोई छोटा शेयर बता दीजिए। ये संजय कुमार धीर जी हैं। प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे आप? इनको छोटा शेयर जानना चाह रहे हैं। छोटे शेयरों पे हम लोग अक्सर कई बार बात कर चुके हैं। आप कोई छोटा शेयर रिकमेंड कुछ बोलना चाहेंगे इनको? सर छोटा शेयर स्पेशली तो अभी कोई ऐसा नहीं चार्ट में और टेक्निकल फंडामेंटल पे मुझे सामने अभी रेडी नहीं है, तो आएंगे तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर, तो ये आपके लिए सलाह है कि बने रहिए आई लगातार। थिंक सर प्रशांत सर इसमें बहुत माहिर है। मैं उनको आप टॉस कर देते हैं प्रशांत सर को। प्रशांत सर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, मेरा एक फेवरेट शेयर है इमेजिका, जो ऑलरेडी आज 7% ऊपर है। मुझे लगता है कि बहुत सारे नए उनके प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, वही रीजन से स्टॉक भाग रहा है। मैं 7% के ऊपर लेने के मैं एडवाइस नहीं दूंगा, बट ऑब्वियसली 65-70 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है। कंपनी का नाम फिर से रिपीट कर दीजिए सर जरा एक बार। इमेजिका वर्ल्ड। अच्छी इमेजिका वर्ल्ड। 65-70 के आसपास मिलता है तभी लेना चाहिए। आज 7% ऑलरेडी ऊपर है। हमने मतलब लास्ट वीक से ही ये स्टॉक रेकमेंड किया था। स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। फ्रेश पोजीशन मैं ये लेवल पे नहीं बोलूंगा, बट ऑब्वियसली 65-70 के रेंज में आते तो ये स्टॉक लेना चाहिए। छोटा स्टॉक है बट बड़ा धमाका कर सकता है। छोटा शेयर है, बड़ा धमाका कर सकता है। इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। और ये मतलब कहाँ से ढूंढ के लाए सर? ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पर आज। मतलब 6-7 इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 6.5-7% ऊपर 72 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ। ये क्या मतलब अपने 52 वीक हाई की तरफ दिखाई दे रहा है क्या सर? जा सकता है क्या? 103 के आसपास का है। कर सकता है सर, साल भर का भी होना चाहिए, वो भी आ सकता है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर इमेजिका वर्ल्ड पर जो है नज़र बना करके चलिए आप लोग। अभी नहीं, थोड़ा आज भाग गया काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा नीचे आ जाए 65 के आसपास सर कह रहे हैं, 65-66 के आसपास मिले तो आप यहाँ पर निगाहें बना सकते हैं। चलिए, प्रशांत जी की तरफ से काफ़ी पहले जो है यहाँ पर एक कॉल भी आई थी सर मेरे ख्याल से। हालांकि वो तो मुझे लगता है टारगेट भी शायद अचीव हो गया होगा। तो चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इमेजिका वर्ल्ड के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पर नज़र डालते हैं जहाँ पर आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच छोटे शेयरों की बात हो रही है। आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंकों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी बात यूको बैंक पे जरा कर लेते हैं। सर यूको बैंक कैसा लग रहा है अभी? जरा देखिए जरा एक बार। आज 3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 दिन में 10-11% चला है। काफ़ी दिनों की थकान के बाद अब ये तमाम पीएसयूज में दोबारा जान आ रही है। प्रदीप जी कैसे देख रहे हैं इसे आप, यूको बैंक को? मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। और लास्ट 10 से 15 मिनट में ना इंटायर पीएसयू जो बैंक था सब में बाइंग आ रहा है। सो देखिए अभी 34 के आसपास चल रहा है और जितना नीचे आना था आई थिंक बॉटम बन चुका है। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 37 और 38 दोनों टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। तो बने रहिए जिनके पास है। और मुझे लगता है कि आरबीआई का जो अभी नेक्स्ट पॉलिसी है और इसमें पूरा फोकस पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंकों की तरफ ही रहेगा, तो एक बार आप बने रहिए इसमें बने रहिए। फ्रेश एंट्री की तो कोई सलाह नहीं है ना? अब फ्रेश एंट्री करने का सलाह नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत चल चुका है लास्ट 2 हफ्ते में। अगर कभी भी 31-32 के आसपास आता है उस टाइम में मैं कंफर्टेबल हूंगा। फ्रेश एंट्री नहीं करना है। ठीक सर। फ्रेश एंट्री अगर करना है सर, इसी काउंटर में ना एक कंपनी है इंडियन बैंक। सो इंडियन बैंक मुझे अच्छा लगता है। इंडियन बैंक आप चार्ट देखिए, मुझे लगता है कि चार्ट का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है और डेली वीकली मंथली तीनों पे एक ब्रेकआउट आया है। सो इंडियन बैंक के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। और देखिए अभी जो ट्रेड हो रहा है मुझे लगता है फ्रेश यहाँ से 25 से 30% पॉसिबल है अपसाइड। अगर आपका व्यू नेक्स्ट एटलीस्ट 12 से 15 मंथ का है तो मुझे लगता है 1 से 1.5 साल अगर होगा तो फिर आप इंडियन बैंक के साथ जाइए। एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हो सकता है। और लगातार जिस तरीके से कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा था वीकली चार्ट में, उसके ऊपर लास्ट टाइम देखिए 620 625 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। तो अभी तो 630 के आसपास भी था, 628 चल रहा है। मुझे लगता है इस बार सस्टेन होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो इंडियन बैंक चल सकता है। इंडियन बैंक चल सकता है। इंडियन बैंक पे नज़र बना करके चलें। और आज पीएसयू बैंक पे ही फोकस करेंगे। तो आप लोग अपने पसंदीदा शेयर भी मन में सोच करके रखिएगा ताकि जब सेगमेंट वाइंड अप करें तो आपके पसंदीदा बैंक निकल करके आए। प्रशांत सर, जरा एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक दर्शक का सवाल भी है, उसके बाद उससे पहले जरा सुज़लॉन लेकर के आइए। सुज़लॉन को लेकर के अब क्या करना चाहिए? आज भी 1% के आसपास की मजबूती है, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं
और ब्रेकआउट भी आ गया है, एक महीने में 28% चल भी चुका है। क्या अभी भी यहाँ पर होल्ड करना चाहिए 83 84 के टारगेट के लिए? फ्रेश बाइंग की क्या आप कोई गुंजाइश है या फिर नीचे आने का वेट करना चाहिए? देखो, इस पे दो राय रहेगा। एक तो ट्रेडर के हिसाब से व्यू अलग रहेगा और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से व्यू अलग रहेगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरा टारगेट 90 95 के हिसाब से है। अगला 2 क्वार्टर का अगला एटलीस्ट अगर इन्वेस्टमेंट व्यू रहेगा तो मुझे लगता है कि 85 90 आ जाना चाहिए। ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक ऑलरेडी सडन मूवमेंट आ चुका है और मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से अगर ये 75 78 तक जाता है तो मुझे लगता है कि एज ए ट्रेडर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। रिजल्ट्स Q3 भी अच्छे थे, Q4 भी अच्छे थे, मुझे लगता है Q1 भी बहुत स्ट्रांग आएंगे। ओवरऑल मेरा टारगेट 90 के आसपास है। 90 के आसपास का टारगेट है। चलिए, तो जिनके पास है वो जो है होल्ड करके चलें। रीना रानी जी कह रही कैनरा बैंक। मैम, आप सबके बैंकों को कवर करेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये जैसे नितिन देशवाल जी PNB पे पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। आज बैंकों पे ही खास तौर से बातचीत करेंगे। अफरीदी अंसारी साहब ने हमें धनराशि भेजी है 100 रुपये की, तो अंसारी साहब का प्रश्न ले लेते हैं। प्रदीप फास्फेट का लेकर के सवाल है इनका। प्रदीप जी, आप देखिए जरा, आपके नाम की कंपनी है प्रदीप फास्फेट, करें खरीदारी करना चाहते हैं अभी शॉर्ट टर्म के नाम से, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, शुरू में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरा कंपनी नहीं है, ठीक है, मेरा नाम से ही है। अभी 175 176 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। मुझे लगता है आप बने रहिए। आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना सही होगा। 162 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 162 आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दीजिए और यहाँ पे बने रहिए। कमिंग डेज में और भी मोमेंटम पॉसिबल है, वीकली चार्ट के ऊपर मल्टीपल ब्रेकआउट है, तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। चलिए, ठीक। इस बीच चारपो तरफदार साहब कह रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन प्रदीप सर पेड सब्सक्रिप्शन। सर, पहले हमारा पेड सब्सक्रिप्शन तो ले लीजिए, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन हाँ, प्रदीप जी, आप टिप्पणी करना चाहेंगे? आपके फैन हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आप जो सेवाएं देते हैं, कहाँ संपर्क करें आपसे? देखिए, हमारा रिकमेंडेशन सर्विसेज है, पीछे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क कीजिए और वहाँ पे प्लान आपको बताया जाएगा, आप देख चलिए, सकते ठीक है, टीम बताएगी आपको। इस बीच प्रशांत सर, ये जो अभी फैसला हुआ US में लेकर के, स्टील को लेकर के, और कहा जा रहा है 4 जून से जो है वो 50% हो जाएगा टैरिफ, इससे भारत की कंपनियों को एक्सपोजर तो ज़्यादा है नहीं, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मेटल तो ऐसा है कि दुनिया भर में कुछ भी होता है तो सीधे इम्पैक्ट आता है। अभी क्या करना चाहिए JSW स्टील और टाटा स्टील में, जो आज थोड़ा प्रेशर हम देख रहे हैं, हालांकि अब रिकवरी जो है देखते हैं कब आती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखो, स्टील एज ए कमोडिटी एक ग्लोबल मार्केट में बहुत वोलेटाइल रहता है और चाइना इज ए लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जब भी एक कुछ पॉजिटिविटी चाइना को आता है तो इनडायरेक्टली वर्ल्ड को भी आती है और इंडिया को भी आती है। जब कुछ नेगेटिविटी चाइना को आती है इन टर्म्स ऑफ स्टील का, तो इंडिया को भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइमिंग तो वोलेटाइल रहेगा, वीक रहेगा, बिकॉज ये सरप्राइज ही था, बिकॉज इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय एनीवन। इवन चाइना को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था ऐसा करने के लिए। बट व्हाट ट्रम्प सेज कि ये बोलता है कि जो डील हुई थी उनकी और US और चाइना के बीच में, उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है एंड देन अगेन सडनली उन्होंने ये जो राइज किया हुआ है 100% फ्रॉम 25 to 50%। तो ओवरऑल ट्रेंड वोलेटाइल रहेगा। इसमें इंडाल्को को इफेक्ट हो सकता है, JSW स्टील को भी इफेक्ट हो सकता है। तो प्रेशर तो है। JSW स्टील यहाँ से 940 950 तक आने का कोशिश करेगा और हिंडाल्को अगेन मुझे लगता है 600 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल मेरे लिए ट्रेडिंग वाइज रहेगा तो शॉर्ट करके जाना चाहिए, अगर बाई करना है तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक, बाय करना है तो अभी जो है वो अवॉइड करने की सलाह है। ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक रिजल्ट और फटाफट देख लेते हैं, बीच बीच में लगातार निगाहें नायका लेकर के आ जाइए। नतीजे जो है किस तरीके से यहाँ पर निकल करके आए हैं। नायका पे अगर हम नजर डालें तो कंपनी का जो अभी जो है मोमेंटम खराब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। मुनाफा जो है 6.5% बढ़ा है, रेवेन्यू में करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। और मुझे लग रहा है कि मुनाफे में जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा सही कीजिए, क्योंकि 7 करोड़ से 20 करोड़ अगर कंपनी का मुनाफा हुआ है तब तो फिर 100% 150% के आसपास मुनाफा बढ़ गया है। इसको ज़रा प्राइस को भी जो है थोड़ा सा सही कीजिए और जो है यहाँ पर प्रॉफिट में भी मुझे लगता है कैलकुलेशन में गड़बड़ है। रेवेन्यू में 23% के से बढ़त है और एबिटा जो है 43% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स अगर हम देखें थोड़े से इंप्रूव होते हुए पहले से दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं नायका को आप?
विपुल जी देखिए, एक वेल्थ बहुत ही डिस्ट्रॉय किया है इन्वेस्टर्स लोगों के दौरान। मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री अभी नहीं लेना चाहिए। एक टॉप बनाया था 225 के आसपास, वहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आ गया। रिसेंटली 200 के ऊपर भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 205 207 मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है एक बार आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। और आप देखेंगे ऑलमोस्ट कंपनी का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 44 टाइम्स के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। सो सिंपल यहाँ पे एंट्री अभी मेरे ख्याल से नहीं लेना बेस्ट रहेगा। एंट्री नहीं लेने की सलाह यहाँ पर है। एक और रिजल्ट सर, प्रशांत सर आप देखिए जरा, छोटी पावर कंपनियों को रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, जैसे बाकी जो दिग्गज नाम अब तक रहे हैं उनके मुकाबले जीनस पावर के रिजल्ट्स आए हैं। और अब हमने देखा आर पावर, हमने देखा सुजलॉन और अब जीनस पावर, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स। देखिए यहाँ 5 गुना मुनाफा बढ़ गया, यहाँ पर जो है रेवेन्यू में 2 गुना के आसपास बढ़ गया, एबिटा जो है वो 4 गुना बढ़ गया। तो शानदार रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। 6% की तेज़ी, 418 419 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में 48% का रिटर्न आर पावर के बराबर बराबर चल रहा है। सर क्या करें अभी? देखो, फ्रेश पोजीशन अगेन मैं एडवाइस नहीं करूंगा ये लेवल पे, बिकॉज स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दे चुका है लास्ट 10 दिनों में। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 320 से लेके ऑलमोस्ट अभी 420 तक आ चुका है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग शायद यहाँ से जनरेट होगा। लोगों के लिए एडवाइस रहेगा कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो। देखो नंबर्स देखे तो ऑब्वियसली बहुत सरप्राइज रहा है। ये 2x 5x से प्रॉफिट्स या टॉप लाइन ग्रो होता है, तो मतलब ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत स्ट्रांग रहेगा। बट जिस तरीके से प्राइस एक्शन हो चुका है लास्ट 10 दिनों में, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है फ्रॉम मेनी अदर पावर कंपनीज लाइक टाटा पावर हो या अदानी पावर हो। बट अगेन ये अग्रेसिव मोमेंटम शायद वोलेटाइल भी रहेगा आगे जाके। तो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग का एडवाइस रहेगा मेरा। बेस्ट लेवल टू बाय वुड बी अगेन एनीवेयर बिटवीन 350। ठीक। प्रदीप सर जरा आप देखिए जरा, सुजलॉन पे काफ़ी बातें हो चुकी हैं, आपका व्यू भी पता है लोगों को, लेकिन मंजीत कौर जी कह रही 17 पे लेके बैठा। अब जो लोगों ने 17 पर लेके अभी तक वेट कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा शानदार मूव क्या ही होगा। मंजीत जी आपको सवाल पूछने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन आपने पूछा तो कम से कम दर्शकों को मैंने कहा बता दें कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 15-16 पे लेके अभी तक रखे हुए हैं। क्या करना चाहिए सर, प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए यहाँ पे दो व्यू आएगा, एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर। तो मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म भी है तो एक बार तो देखिए ऊपर आ चुका है बहुत। सो आप देखेंगे टॉप से भी बहुत नीचे आया है, तो मेरे ख्याल से एक बार आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन आप 17 में लिए हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा। आपका स्टॉप लॉस होगा 62, क्योंकि लास्ट टाइम 57 58 वहां से ही स्टॉक घुमा है और बहुत चल चुका है। अभी 74 75 के आसपास आ चुका है। आप 17 में लिए हो तो आपका स्टॉप लॉस 62 में मेंटेन कीजिए और बने रहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 78 और 80 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। चलिए, ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज का हमारा जो थीम बेस्ड सेगमेंट होता है उसका आगाज़ करते हैं। और एक एक करके तमाम पीएसयू बैंकों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। फोकस सिर्फ और सिर्फ पीएसयू बैंक। पहले 10-10 20-20 सेकंड की कमेंट आप लोगों के। ओवरऑल पीएसयू बैंकों पे अब रुख क्या है? काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन रहा, दबाव रहा, हायर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं। क्या वक्त आ गया है पीएसयू बैंक के चलने का? प्रशांत जी पहली टिप्पणी आपकी छोटी। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हूँ पीएसयू बैंक्स पे। जिस तरीके से फरवरी से लेके अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पुश दिया है, जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है, मुझे लगता है कि आगे जाके Q1 या Q2 में अच्छे नंबर्स आएंगे, अच्छी ग्रोथ आएंगे। थोड़ा एफडी ग्रोथ के ऊपर थोड़ा कंसर्न है, कासा पे थोड़ा सा कंसर्न है। आपने देखा शायद 2 दिन पहले कैनरा बैंक ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि उनके पास हर अकाउंट जो रहेगा वो जीरो बैलेंस रहेगा। तो शायद पीएसयू बैंक्स में एक ट्रेंड आना चालू हो जाएगा जीरो बैलेंस के लिए, हर एक अकाउंट के लिए। तो वहां पे थोड़ा खासा रेशियो के लिए प्रेशर आ सकता है। बट जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रहा है, मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आएगा 1-2 क्वार्टर में। तो ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर। ठीक है सर। प्रदीप जी छोटी टिप्पणी आपकी भी, पीएसयू बैंक्स आपका सर भी। मेरा दिल का बात ऑलरेडी प्रशांत जी ने बता दिया है, तो बताने का कुछ है नहीं। मैं भी सर सेम व्यू, पॉजिटिव व्यू हूँ। चलिए, सभी पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव हैं, माहौल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, रेट कट हो रहे हैं। और जो रिजल्ट्स आए हैं पीएसयू बैंक के वो प्राइवेट बैंक से काफ़ी बेहतर रहे हैं। तो ये तमाम, और ऊपर से रेट कट लगातार हो रहा है। आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी के जो कंसर्न थे उसको दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। ऐसे में क्या ये सही समय है पीएसयू बैंक पे एंट्री लेने का? और जो लोग हायर लेवल पे फंसे उन्हें क्या करना चाहिए? एक एक करके उन शेयरों को लेकर के आते हैं। आप लोगों के भी जो पीएसयू बैंक पे सवाल है आप भेजिए, आपके नाम से भी प्रश्नों को उत्तर हम देंगे। कैनरा बैंक से शुरू करते हैं। क्या करना चाहिए? काफ़ी शानदार एक अच्छा मूव यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अभी और कितना अपसाइड है? 115-16 रुपये के आसपास चल रहा है।
20% के आसपास की रैली एक महीने में रही है। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? वेरी पॉजिटिव सर, मुझे लगता है फिर से 125 126 तक ये ट्रेडिंग के हिसाब से करना चाहिए। देखो बड़े जो बैंक्स हैं पीएसयू में थोड़ा ट्रेडिंग भी रखना चाहिए, और छोटे बैंक्स है जो उसमें इन्वेस्टमेंट भी रखना चाहिए। टाइम बिंग कैनरा बैंक वेरी पॉजिटिव, 125 126 इज माय टारगेट। चलिए, तो ये बात कैनरा बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। 125 तक के बातें हो रही हैं। यूको बैंक पे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, एक बार फिर से अपना व्यू रिपीट कर दीजिए। प्रदीप जी, क्या करना चाहिए? 3.5-4% ऊपर, माहौल पॉजिटिव है। फ्रेश एंट्री की किस लेवल पे करनी चाहिए यूको बैंक में, और जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनके लेवल कब तक आ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है एक बार यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 38, 39 एंड 40 का लेवल आना चाहिए। फ्रेश एंट्री 31, 32 के आसपास होना चाहिए। और जैसे कि कैनरा बैंक का भी बात हुआ, कैनरा बैंक पे एक रिकवरी आया है, और मुझे भी यही लगता है कि 125 के आसपास आ जाएंगे बहुत जल्दी। और 130 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो और नीचे जाएगा। लेकिन यूको बैंक पे देखिए, यूको बैंक का अभी रिकवरी नहीं हुआ उतना, तो मुझे लगता है ये रिकवरी मोड पे ही है। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग डेफिनेटली आना चाहिए, तो बने रहिए। बहुत जल्दी आपको 38 और 40 का टारगेट आएंगे, और अगर एक बार 40 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में 50 का भी पॉसिबल है। ठीक है, ये बात जो है दोनों पे आपकी राय आ गई यहाँ पर। और इसके साथ साथ साउथ इंडियन बैंक, प्रशांत जी, ये मतलब जो है इसका एक राइट इशू आया था सर, करीब मेरे ख्याल से साल 1.5 साल पहले, और वो टाइम जो उसने 30 के नीचे गया, फिर ये 30 के ऊपर आता हुआ मतलब दिखाई नहीं दिया। अभी क्या करना चाहिए? मतलब उस मजबूती के साथ वो 30 के ऊपर नहीं आया, अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर अब रिकवरी आ सकती है? आई थिंक यस। मैं जो छोटे बैंकों में एक ऐसी बैंक है जो साउथ इंडियन बैंक, जो बहुत पॉजिटिव हूँ मैं। तो देखो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शायद मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। ओवरऑल टारगेट 35 तक आ सकता है वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे, बट ओवरऑल मेरा टारगेट रहेगा 40 रुपए। अगर 12 महीने के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट किसी का भी है, ओवरऑल इसका जो बैड लोन से बहुत क्लियर हो चुके हैं, तो फंडामेंटल थिंग्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द बैंक। तो ओवरऑल बाय दिस विद टारगेट ऑफ 35 फॉर अ शॉर्ट टर्म, और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म शुड बी 40 रुपीज। ठीक सर। इसके अलावा जरा जो है लेकर के आते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया अभी 123, 24, 25 के आसपास चल रहा है। हालांकि हम कोशिश ये करेंगे कि 100 के अंडर वाले शेयरों पे थोड़ा सा जो है फोकस ज़्यादा रहे, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल भी रहते हैं बैंक ऑफ इंडिया पे। सर प्रदीप सर, जरा देखिए जरा क्या नज़रिया है आपका? 2.5% की तेज़ी, 124-25 के आसपास अभी चल रहा है। क्या और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं? 8-9% एक महीने में चला है। देखिए, अभी 124 125 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए। बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम फ्रेम में मेरा टारगेट रहेगा 138 से 140 का। और अगर आप एटलीस्ट 2 से 3 साल वेट करके जाते हो, क्योंकि पीएसयू बैंक है, हर टाइम चलता नहीं है। जब चलता है तो लगातार नॉन स्टॉप 2 से 3 महीना 4 महीना चलता है। सो मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू थोड़ा लंबी अवधि का है तो यहाँ पे आपको 150 से 155 का भी टारगेट आएंगे, लेकिन शॉर्ट में मेरा टारगेट रहेगा 138। 138। चलिए ठीक है। प्रशांत सर, जरा एक शानदार कंपनी आपको लिए आ रही है पीएनबी को लेकर के। अब जैसे जेआईटी जी हैं, वो भी कह रहे हैं पीएनबी में फ्रेश एंट्री हो सकता है क्या? नितिन देशवाल जी हैं, वो कह रहे हैं सर पीएनबी बैंक में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? पीएनबी को लेकर के बहुत सारे एनालिस्ट भी इस समय पॉजिटिव हैं। आपकी राय उनके साथ है या उससे अलग है? आज 2.5% के ऊपर है, अब ये 100 के ऊपर निकल गया है, 108 के आसपास, 2.5% के आसपास की तेजी है। पंजाब नेशनल बैंक पे क्या अभी नई खरीदारी की सलाह रहेगी? करना चाहिए सर, वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के हिसाब से 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक अच्छा पॉजिटिविटी है। ऑलमोस्ट टॉप 5 बैंक इन दी पीएसयू सेगमेंट। मुझे लगता है कि एक छोटा स्टॉप लॉस जो 100 के आसपास मेंटेन करके अगर किसी को लेना है तो ले सकते हो, और टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 125 टू 130 फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए 98 से 100 के आसपास। 98 से 100 के आसपास जो है आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो है एक और प्रश्न जो है पंजाब एंड सिंध बैंक को संजय सांघी जी पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर भी क्या 442 के ऊपर इन्होंने लिए हुए हैं, तो क्या इनके लेवल्स आएंगे? क्या इनको करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी प्रदीप जी पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के? और यहाँ पर भी जो अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो उसके लिए कोई गुंजाइश है क्या? देखिए, यहाँ पे जिनके पास है आप बने रहिए। यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ खराब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से रिकवरी अभी चल रहा है। और जिनके पास होगा, मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ से फ्रेश 10 to 15% रिकवरी पॉसिबल है। जिस तरीके से बॉटम बनाया है, बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। यहाँ पे बहुत जल्दी आपको एक बार
मुझे लगता है 35 से लेके 38 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, तो बने रहिए। फ्रेश एंट्री भी आप लेके जा सकते हो। फ्रेश एंट्री भी लेकर के जा सकते हो। वहाँ पे टारगेट क्या रहेगा फ्रेश एंट्री के लिए सर? देखिए फ्रेश एंट्री के लिए स्टॉप लॉस रहेगा मेरा जो अभी वो रहेगा 26 और टारगेट रहेगा 38, और 38 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उस केस में 43 45 पॉसिबल है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को निगाह रखनी है। इसके अलावा प्रिया जी हैं जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानना चाह रही हैं, करेंगी टारगेट वहाँ पर क्या हो सकता है। प्रशांत सर, बैंक ऑफ बड़ौदा दिग्गज बैंकों में शामिल और बहुत लोगों का भरोसा है यहाँ पर, 2.5% के आसपास की मजबूती है। क्या जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्या एक सुरक्षित निवेश हो सकता है? करंट लेवल पे फ्रेश एंट्री के लिए क्या सलाह रहेगी? और जिन लोगों ने ले रखा है, प्रिया जी जैसे लोगों ने, वो टारगेट जानना चाह रही हैं। देखो फंडामेंटली अगेन आफ्टर एसबीआई मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ही बहुत पसंद आता है। एक तो उसका वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है अभी। रिसेंटली नंबर्स उतने कुछ खास नहीं थे, बट अगेन प्राइस टू बुक वैल्यूएशन अगर देखता हूं तो 1 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक मुझे कंफर्ट लेवल देता है कि यहाँ पे बाइंग चालू कर देना चाहिए। लिमिटेड बहुत डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड, मुझे लगता है ये स्टॉक 10 रुपए मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो में नीचे आ सकता है, और एवरी डिप को इसको बाई करना चाहिए। ओवरऑल जो टारगेट मेरे लिए है, एक बार 260 के ऊपर अगर ट्रेड करता है वेरी कंफर्टेबल लेवल पे, तो मुझे लगता है 275 280 का अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आएंगे उसके आसपास ये टारगेट आ सकता है। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। चलिए, ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है। और इस बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। प्रदीप जी जरा चार्ट खोल करके बताइए। ये काफ़ी समय से लोगों के रडार पर है, फंडामेंटल्स में कोई खास विशेष परेशानी नहीं है। क्या चार्ट्स अब इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी होल्ड करना चाहिए या कोई फ्रेश एंट्री की सलाह? हमारे एक दर्शक हैं सन कुमार क्रिएशन जी, वो भी जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए मुझे लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर ये आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ज्यादा परफॉर्म करता नहीं है। आप लास्ट 5 साल में देखेंगे नियर अबाउट 500% रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में। लास्ट 2 साल में देखेंगे ऑलमोस्ट 80% रिटर्न दिया है, लेकिन लास्ट 1 साल में देखेंगे नेगेटिव 17% रिटर्न दिया है, माइनस। सो लास्ट 6 महीने में देखेंगे कुछ नहीं रिटर्न दिया, लास्ट 3 महीने में देखेंगे ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दिया है। सो यही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक पैटर्न है, वो बेसिकली एक आपका व्यू होना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 साल। मुझे लगता है आपको अगर एक नेक्स्ट 2 से 3 साल व्यू है तो अभी जो 56 57 चल रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे 70 से 75 का टारगेट यहाँ पे होगा। और अगर 75 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको ऑल टाइम हाइज भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे लंबी अवधि के लिए बाई करना है, शॉर्ट टर्म बाई यहाँ पे नहीं चलेगा। लास्ट 1 साल से ऑलमोस्ट 17% आप देखेंगे ईयर टू ईयर बेसिस पे नेगेटिव है, लेकिन अगर आप लास्ट 6 महीने से देखेंगे ऑलमोस्ट वो भी नेगेटिव है, लास्ट 3 महीने से चल रहा है। तो मुझे लगता है जो बॉटम था वो बन चुका है, अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो फ्रेश बाई का भी सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 44, और मुझे लगता है यहाँ पे आपको न्यू फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए। न्यू फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है, उसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। प्रशांत सर, इंडियन ओवरसीज बैंक जरा आप एक बार के लिए देखिए क्या स्थिति वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक दर्शक का प्रश्न भी हो गया। अच्छा, ये अच्छा है कि यहाँ पर पीएसयू बैंक को लेकर के मुझे ज़्यादा शेयर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल हैं आज की इस रिकवरी में, क्योंकि काफ़ी लोगों की पोजीशन है। तो ये हमारी दर्शक जो हैं वो कह रहे हैं कि आईओबी में अभी क्या करूँ, लॉस मेरा थोड़ा कम हुआ है, क्या बुक कर लें, काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं, प्लीज़ आंसर में। पुष्पा जी हैं ये दिल्ली से। अच्छा, तो पुष्पा जी हमारी नियमित दर्शक भी हैं। सर अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ समस्या है, लोगों को लग रहा है कहीं फिर ना नीचे के आ जाए। तो ये जो रिकवरी आई है पीएसयू बैंक में, क्या इतने धैर्य के बाद आई है, तो क्या लॉस बुक कर लें, या फिर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम वेट किया है तो थोड़ा वेट और करना चाहिए? थोड़ा वेट और करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो आने वाले जो 1 महीने का जो पीएसयू में जो मोमेंटम है, अगला 5-10% मोमेंटम अभी भी बाकी है मुझे लगता है। तो अगर वो 5-10% के मोमेंटम में उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग अगर आ जाता है तो तब सोचते हैं उसको लॉस बुक करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है। बट टाइम नहीं, मुझे लगता है मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है इंडियन ओवरसीज बैंक में। 44 45 46 ये मेरा लगता है कि अगले 1 वीक 10 डेज के आसपास ये ट्रेड्स आ जाना चाहिए, रेट्स आ जाना चाहिए। बट ओवरऑल वैल्यूएशन की सबसे मैं फ्रेश एंट्री तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज जिस तरीके से पीएनबी बैंक के बारे में बात किया था, कैनरा बैंक के बारे में बात किया था, वो दोनों शेयर ऑलमोस्ट 1 प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे थे। बट ये जो शेयर है वो 2.4 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो फ्रेश एंट्री तो अलॉट मैं एडवाइज नहीं करूंगा, बट अगर 44 45 46 अगर उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग है, वो लेवल शायद नहीं लगता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ में आ सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। आप दोनों से एक शेयर पे सबकी दोनों की टिप्पणी चाहेंगे, और वो है एसबीआई। एसबीआई भरोसा है, लेकिन ये जो छोटे बैंक रहे ना,
उनके रिजल्ट्स ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहे बजाय कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के। लेकिन फिर भी एसबीआई पे पहली टिप्पणी प्रदीप जी संक्षेप में आपकी क्या रहेगी अभी? नो डाउट एसबीआई तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। देखेंगे आप 7,26,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था एसबीआई ने लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास। सो डेफिनेटली इसमें तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग भी अब ऑलमोस्ट 57% के आसपास है और लगातार लास्ट डिकेड से जिस तरीके से पैसा बना के दिया है एसबीआई में, तो एसबीआई तो मतलब नो क्वेश्चन वाला स्टॉक है। अब देखिए टेक्निकल चार्ट के साथ अगर बात करेंगे, टेक्निकली मुझे लगता है 800 के ऊपर ना ये स्ट्रांग ही है। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1.5 से 2 साल का एक व्यू यहाँ पे बनाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप रहते हो, मुझे लगता है अगर पीएसयू एंटायर पीएसयू चलेगा तो एसबीआई आपका वो लॉन्ग टर्म वाला दोस्त। मैं हमेशा से बताता हूँ आपका शॉर्ट टर्म दोस्त और लॉन्ग टर्म दोस्त। जो भी आप स्टॉक सर देखे हो पीएसयू में जो लास्ट 2 4 5 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा आता है, ऑलरेडी आया है, तो मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म दोस्त है। अभी वो दोस्त आपका वो चलेगा कि नहीं चलेगा आपको पता नहीं है, लेकिन अब एसबीआई एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ लंबे अवधि के लिए चल सकता है, इनफैक्ट आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए चल सकता है। सो डेफिनेटली मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। और फ्रेश मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ से 12 से 15% का रैली आप मूव आ सकता है। और अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, लॉन्ग टर्म व्यू रहेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ से नो डाउट आपका जबरदस्त वेल्थ बन सकता है। चलिए, ये बात जो है एसबीआई को लेकर के निकल करके आ रही है। इसके अलावा कुछ एक और पीएसयू बैंक पे नज़र डालें तो यहाँ पर जो है नज़र रखनी चाहिए। सर जम्मू कश्मीर बैंक देखिए सर, यहाँ पर जब से पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से बीच में हमने काफ़ी दबाव देखा। अब दोबारा रिकवरी बोर्ड में ये शेयर आ रहा है। क्या अभी जिन लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं उनके लिए आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? प्रशांत सर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपने सही बताया, जिस तरीके से जो डेट ऑफ अटैक था उसके बाद से ही जम्मू एंड कश्मीर का जो बैंक का जो शेयर है वो गिरना चालू हो चुका है। रीजन वेरी क्लियर है, वहां पे जो बिजनेस का डिस्टरबेंस था, तो ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम हो, लोगों का नो आना जाना हो, हर चीज थोड़ा टूरिज्म का हो, तो स्पेंडिंग भी बहुत कम हो जाता है। तो वो हिसाब से बैंक ऑफ नो जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ गया था। बट आई थिंक जिस तरीके से रिकवरी दी है, मुझे लगता है कि अगला एक क्वार्टर के लिए फिर से ये जो रिसेंट हाई बनाया था ऑलमोस्ट 101 के आसपास, 138 के आसपास, तो वो आ जाना चाहिए अगले क्वार्टर के आसपास। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा बट स्लो मूविंग रहेगा। ठीक सर, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। यहाँ तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर अपनी टिप्पणी यहाँ पर। इस बीच यूनियन बैंक पे जरा एक नज़र डालते हैं। 152 के आसपास का शेयर है सर। प्रदीप जी जरा देखिए क्या करना चाहिए यहाँ पर। हालांकि जितनी बाकी बैंकों में पोजीशन है उस तरह की पोजीशन यहाँ पर रिटेलर्स की नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्या करना चाहिए? आज यहाँ पर अच्छी रिकवरी है 3.5% के आसपास की। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए जिनके पास है बने रहिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 158 160 दोनों टारगेट आना चाहिए। अगर 168 और इसके ऊपर एक बार सस्टेन करता है तो उस केस में आपको जो 52 एक हाई है और जाते हुए दिखेंगे और सस्टेन भी होगा। तो एंटायर पीएसयू में सर अभी क्या है, रैली आ रहा है और आज का पता नहीं आपने क्यों ये थीम चूज किया। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये चलेगा। और देखिए कैनरा बैंक और एंटायर पीएसयू में ना अभी मेरा सिग्नल आ रहा है सब स्टॉक में ऑल, मतलब एक अभी आप फिर से जो वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रहा है, तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्जिट, कोई भी जितने भी काउंट्स को लेके हमने बात की, आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको टाइम देना है। तो नेक्स्ट अगर आपके पास 2 से 3 महीना है तो चलेगा, और भी रन अप बाकी है यहाँ पे अभी। ठीक सर, आप ही हल्के में लेते हैं सर, बाकी ऐसा तो नहीं है। हम लोग भी कुछ सोच समझ के बीच बीच में थीम लाते रहते हैं। प्रशांत सर, सेंट्रल बैंक देखिए ना कैसे लग रहा है आपको? उसके बाद से फिर इस सेगमेंट को आप समाप्त करेंगे और हर्ष आ गए हैं तो हर्ष से बातचीत करेंगे ब्रोकर बोले में। आप देखिए जरा क्या सेंट्रल बैंक में क्या करना चाहिए। 40 रुपये का शेयर है, 4% की तेज़ी है, अभी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? आई थिंक जो आने वाली जो रैली है उसमें अगर किसी को फ्रेश एंट्री करना है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक में कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा 38 के आसपास और टारगेट रहेगा 46 के आसपास। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक में अभी भी मोमेंटम बहुत बाकी है और बहुत पोजीशंस बहुत कम है लोगों का यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे कम क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर आजकल। तो इस सबसे लगता है कि अंडर ओन्ड है, तो मोमेंटम यहाँ पे फास्ट आएगा, तो वन कैन बाय फ्रेश फ्रॉम करंट लेवल्स। चलिए जरा सर, एक बैंक ऑफ इंडिया पे हम लोगों ने बात की क्या सर? बैंक ऑफ इंडिया शायद रह गया। बैंक ऑफ इंडिया एक बार जरा बैंक ऑफ इंडिया प्रदीप जी आप देख लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया जरा देखिए जरा प्रदीप जी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बैंक ऑफ इंडिया में बात हो चुका था। देखिए 125 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बने रहना है।
और डे हाई के आसपास ये भी आ चुका है। अभी मुझे लगता है 128 आज से कल दोनों 2 से 3 दिन में आना चाहिए। 128 अगर एक बार क्रॉस करता है उस केस में आपको 135 136 का टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहिए आप। जिनके पास भी है बने रहिए। अब जरा आप दोनों लोग अपने अपने पसंदीदा पीएसयू बैंक्स के नाम बताइए सर, क्या हो सकते हैं। प्रशांत सर पहले आप, अगर 2-3 शेयर ऐसे हों जहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे वो? देखो, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा और सेकंड रहेगा, हमने जो बात किया था अभी, कैनरा बैंक। ये दोनों स्टॉक्स मुझे ऐसे फोकस रहते हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से भी और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल पीएसयू की थीम भी प्रशांत जी को काफ़ी अच्छी लग रही है, पीएसयू बैंक की थीम। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी, आपके पसंदीदा शेयर 2-3 वो कौन से होंगे जहां पे अभी आप फ्रेश अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं? देखिए, एक तो ओवरऑल थीम ही मुझे पसंद आ रहा है। एक तो मैं जाना चाहूंगा एसबीआई के साथ। और मुझे लगता है कि एसबीआई जिस तरीके से अभी एक 794 790 के आसपास एक डाउन हुआ था, उसके बाद से अभी जो यहाँ पे रैली आ रहा है, अभी 817 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट यहाँ पे 850 और 860 का टारगेट बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो एसबीआई मैं लॉन्ग करना पसंद करूंगा। सेकंड कैनरा बैंक, जो प्रशांत जी ने बताया, मुझे लगता है यहाँ पे 125 126 एक टारगेट बन रहा है। अगर 128 इसके ऊपर सस्टेन करता है, मतलब पहला तो टारगेट हो गया 124 125, अगर 128 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, मुझे लगता है यहाँ पे नेक्स्ट बहुत कुछ धमाका हो सकता है। आई थिंक 138 और 145 भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जी। तो एक तो हो गया लीडर एसबीआई, सेकंड कैनरा बैंक, दोनों काउंटर के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। एसबीआई, कैनरा बैंक, दोनों ही शेयर जो है चार्ट पे भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्रशांत जी ने बताए हैं 2 शेयर, उस पर भी आपकी निगाहें होनी चाहिए। तो ये आज की इस पीएसयू बैंक की थीम को यहाँ पर हम विराम देते हैं। और जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, मुझे लगता है कि आराम मिलेगा नहीं। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा सवाल लोगों के लगातार आते रहेंगे। तो इस थीम में इतना ही, लेकिन अगली थीम की तरफ बढ़े उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी। विशु ऊ करके इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। बड़ी मेहनत करते हैं सर आईडी बनाने में, नाम भी लिख दिया कीजिए। चलिए, कह रहे हैं कि विपुल जी आप मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ हैव ए लुक, आई एम फ्रॉम जयपुर। ठीक है सर, आपका बिल्कुल सवाल ले लिया जा रहा है। और कह रहे हैं कि एनबीसीसी की भाई है प्रदीप जी, जरा टिप्पणी कर दीजिए। 130 पर इनके पास 200 शेयर हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी अगर हम एनबीसीसी के शेयर पे एक नज़र डालें तो 124 के आसपास चल रहा है। नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे रहे। एक महीने 32-33% की रैली आ चुकी है। थोड़ा महंगा लिया है इन्होंने, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? तो आई थिंक उनका रिसेंट बाइंग नहीं है, लास्ट ईयर का बाइंग होगा। लास्ट सकता ईयर है। ही ऑलमोस्ट जुलाई 24 के आसपास 130 के आसपास भाव था। अभी 124 आ चुका है। मुझे लगता है 130 में एक रेजिस्टेंस है। अगर 130 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी आपको और भी हाईज प्राइस आते हुए दिखेंगे। एक बार बने रहिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 118 एक आप, अच्छा आपका बाइंग ही तो है 130, तो 118 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे बने रहिए, बहुत जल्दी आपको 130 आ जाएंगे। ठीक, बने रहने की सलाह है आपके लिए सर यहाँ पर विशु जी। प्रशांत सर, अब आपको धन्यवाद कहने का वक्त आ गया है और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आपके कुछ पसंदीदा कुछ शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे जाने से पहले हमारे दर्शकों को? यस, जो मंडे हम लोग 3 स्टॉक्स को फोकस कर रहे हैं। एक तो एमएनएम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं लास्ट कैप में। जिस तरीके से उसके मंथ ऑन मंथ नंबर्स भी आए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे। और जिस तरीके से मैं मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ये जो नए B6 के जो मॉडल्स मार्केट में बहुत दिख रहे हैं आजकल, तो मुझे लगता है कि सेल्स चालू हो चुका है, एग्जीक्यूशन चालू हो चुका है। तो एमएनएम कैन बी वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। सेकंड स्टॉक वुड बी अपोलो हॉस्पिटल, अगेन वेरी मच पॉजिटिव। मैं लास्ट 4-5 महीने से इस पे बहुत ट्रैक कर रहा हूँ। 6200 से लेके 6800 तक, 7000 तक। मुझे लगता है कि 7200 कैन बी ए ट्रेडिंग टारगेट, 7500 कैन बी ए इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स। और थर्ड वुड बी बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन मैं बहुत अग्रेसिवली फोकस कर रहा हूँ इसको ट्रेडिंग के हिसाब से। स्टॉप लॉस 362 के आसपास है और टारगेट 415-420 के आसपास है। ये आज के 3 मेरे पिक्स रहेंगे मेरे क्लाइंट्स के लिए। चलिए, एक है रक्षा क्षेत्र की कंपनी और ये आपने ऐसा दिया कि मतलब बहुत लोगों का मतलब इंटरेस्ट है इसमें डिफेंस के अंदर। BEL 389 पे अभी भी खरीद सकते हैं, काफ़ी शानदार मूव। और डिफेंस में हमारी कवरेज लगातार रही है, 415-420 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए 362 का। अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर, और ये है एमएनएम। यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दी गई है 3165। हालांकि जिन लेवल्स पे रिकमेंड किया गया था वहाँ से मूव यहाँ पर और
अच्छा आ चुका है, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 3165 3200 ये टारगेट है। स्टॉप लॉस 2940 का यहाँ पर रखना होगा आपको। तीसरी कंपनी जो आज रिकमेंड की गई है वो है अपोलो हॉस्पिटल की, जिसमें कि 7018 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पर 7200 से लेकर के 7500 तक के टारगेट, यानी 7200 से 7500 के टारगेट, 6850 का स्टॉप लॉस। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? ओवरऑल स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर रहेगा। जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए तो शायद मेरे क्लाइंट्स के लिए लास्ट वीक भी हमने रिकमेंड किए होंगे, और आज जो 3 स्टॉक्स है हमने आज की तारीख में भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ है नहीं, आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। चलिए अब इस बीच फटाफट रुक करते हैं ब्रोकर बोले का। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ एक खास चुनिंदा शेयरों पे जहां पर अंतर्राष्ट्रीय घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशंस हैं। हर्ष, पहली कंपनी बताइए जी। पहली कंपनी आइनॉक्स विंड की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे नतीजे भी आए और उसके बाद ब्रोकरेज नुवामा की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, खरीदारी की सलाह दी गई है, 236 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। स्टॉक करीब 200 के आसपास करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर ब्रोकरेज की तरफ से क्या कहा गया है। उनका कहना है कि जो नंबर्स हैं वो उम्मीद के मुताबिक हैं। Q4 की अगर हम लोग बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, वो काफ़ी शानदार रहे हैं। यहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपनी एक बड़ी की प्लेयर है और आने वाले दिनों में मार्केट शेयर इसका और बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आप यहाँ पे विंड ईपीसी की बात करें या फिर यहाँ पर आप टरबाइन जनरेटर्स की बात करें तो वहाँ पर भी मार्केट जो शेयर है वो उसमें ज़बरदस्त होल्ड देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑर्डर बुक जो है वो 3.2 गीगावाट की और आने वाले 2 सालों में एक ज़बरदस्त पाइपलाइन में काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं और इसका फ़ायदा रेवेन्यू के तौर पर भी देखने को मिलेगा कंपनी को। FY 26-27 की अगर आप एस्टीमेट की बात करें तो यहाँ पर जो रियलाइजेशंस है थोड़ी सी उसमें कटौती की गई है, पर मेगावाट के हिसाब से यहाँ पर कटौती की गई है। इसके अलावा NCLT की तरफ से जो अभी हाल ही में अप्रूवल मिला गया था कि आइनॉक्स विंड एनर्जी को, और साथ ही यहाँ पर आइनॉक्स विंड लिमिटेड का जो अमालगेशन किया गया था उससे भी कंपनी का मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक, आइनॉक्स विंड इस पर हमने अभी रिजल्ट को लेकर के बातचीत की थी। सर अभी क्या करना चाहिए? अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं, अभी आपकी राय क्या है? आपके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए चार्ट्स भी पॉजिटिव ही है। मैं फंडामेंटल यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट रेज कर रहा हूँ सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोमोटर्स के पास तो पहले ऑलमोस्ट 72% था, अभी 48% के आसपास है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि आज से कुछ महीना कुछ साल पहले 2023 के आसपास FII के पास ना 2.57% स्टेक था, जो कि अभी FII के पास ऑलमोस्ट 15.5% के आसपास स्टेक है। तो नो डाउट इसको मैं पॉजिटिवली देखता हूँ। और सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि कंपनी के पास आप देखेंगे टोटल रिजर्व में था, आज से अगर कुछ साल 5 से 6 साल पहले देखेंगे ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास रिजर्व था। वही रिजर्व आज के कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3420 करोड़ के आसपास है। और सेकेंड थिंग, अब आज से अगर हम 3 साल पहले का भी सेल्स देखेंगे, वापस सेल्स ज़्यादा नहीं होता था, ऑलमोस्ट 700-800 करोड़ था। देखिए इस साल भी लास्ट जो मार्च में कंपनी में रिजल्ट पेश किया था उसमें 3550 करोड़ के आसपास सेल्स पोस्ट किया था। तो नो डाउट फंडामेंटल मुझे पॉजिटिव भी लग रहा है। 400 करोड़ के आसपास नीट तो प्रॉफिट पोस्ट किया है। और अभी टेक्निकली अगर मैं बात करूंगा 190 के आसपास चल रहा है, 200 के आसपास एक टॉप बनाया, नीचे आ रहा है। मुझे लगता है बाय आपको करना चाहिए, लेकिन इस जोन पे नहीं है। आपको एक बार 181 से लेके 185 एक फेयर वैल्यूएशन है, एक फेयर वैल्यूएशन के साथ आपको बाय करना है। इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 162 एंड अगेन आपका टारगेट रहेगा 220। और मुझे लगता है 220 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन करता है तो आपको ऑल टाइम्स भी हाई आते हुए दिखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। टेक्निकल भी थोड़ा बहुत अभी नीचे आ रहा है, हेल्दी करेक्शन है। बाय करना है 182-184 के आसपास। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं। हर्ष बताइए। अगली कंपनी है FSN ई-कॉमर्स यानी कि नायका की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की इन्होंने कॉल दी और 216 रुपये का टारगेट दिया है। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि Q4 के जो नतीजे हैं जितनी उम्मीद थी उससे स्लाइटली से बेटर है यहाँ पर। और ख़ास तौर पर इनका ये कहना है कि जो एबिटा है उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो सेगमेंट है उसमें जो स्थिति है और बेहतर होती हुई दिख रही है। यहाँ पे ग्रोथ ट्रैक पर दिख रही है उनको यहाँ पर। इसके अलावा फैशन सेगमेंट में जो प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी का फोकस थोड़ा सा और पुश की जरूरत है यहाँ पर। और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी जो स्टॉक है फेयर वैल्यू जोन में
ट्रेड कर रहा है और मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन साथ ही उनको साफ तौर पे जो नुवामा का कहना है कि थोड़ा कंस्ट्रक्टिव और वर्क करने की ज़रूरत है ताकि जो कंपनी को और पुश मिल सके। ठीक, चलिए यहाँ पर भी नज़र डालते हैं। सर नायका अभी थोड़ी देर पहले जरा हम लोग बात भी कर रहे थे, आज दबाव पे भी है, अभी क्या करना चाहिए सर? 216 तक के टारगेट नुवामा कह रहा है कि यहाँ देखने को मिल सकते हैं, आप सहमत हैं उससे? 216 टारगेट सर बहुत स्मॉल टारगेट है, मुझे लगता है आ जाएंगे 216। और यहाँ पे आपको फ्रेश बाई नहीं करना है। अभी देखिए टॉप बनाने के बाद थोड़ा नीचे अभी आ रहा है, मुझे लगता है कि 185 180 का जोन यहाँ पे वैल्यूएशन है। अभी भी मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन नहीं है। अगर आज से 2-3 महीना पहले अगर आप पूछते तो फिर मुझे लगता था ये फेयर वैल्यूएशन है, लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है अभी भी फेयर वैल्यूएशन में नहीं है। फंडामेंटल थोड़ा अब सर 44 टाइम्स अपना जो पीबी है उससे ऊपर चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, तो मुझे लगता है 180 के आसपास आप बाय कीजिए। उस केस में आप 165 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, तो 220 रहेगा पहला टारगेट और 230 रहेगा सेकंड टारगेट। 197 पे बाय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक सर, ये बात जो है नायका को लेकर के निकल के आ रही है। अगली कंपनी के लिए दोबारा चलते हैं हर्ष के बाद। हर्ष बताइए आज की तीसरी कंपनी। जी, अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और एक बार ये देखिए यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और लगभग डबल के टारगेट दिए, 12 रुपये 10 पैसे के। अब इनका क्या कहना है? इनका सबसे पहले इनका कहना है कि जो नतीजे रहे वो उम्मीद के मुताबिक रहे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ खास देखने को मिला नहीं। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि मार्केट शेयर लगातार घट रहा है। तीसरी चीज़ इन्होंने कही कि रेवेन्यू में भी कटौती देखने को मिल रही है अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो। लेकिन ये जरूर कहा कि उन्होंने आरपू की बात करी, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की अगर हम लोग देखें तो ये जो है थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती हुई दिखी है। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो अहम ट्रिगर्स है उस पर ध्यान है रहेगा हमारा, जैसे कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो फंड रेजिंग की बात की जा रही है 20,000 करोड़ की, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से होगा यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। 5G को लेके किस तरीके से एक्सपेंशन प्लान पे काम कर रही है, ये कि यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो सरकार जो है सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, कि आने वाले दिनों में इक्विटी इन्फ्यूज करती हुई दिखेगी। तो ये तमाम पैरामीटर्स है, इसके हिसाब से उन्होंने जो टारगेट है अपना रेस किया है। ठीक, मतलब ये बहुत लोगों के लिए बड़ी उत्साहजनक वाली खबर होगी। हालांकि अब इस पे यूबीएस की रिपोर्ट आए या कुछ है, खबर से चल रहा है, एक दायरा बना करके रखा हुआ है, उसी दायरे में घूम रहा है। लेकिन ये है कि थम का जुगाड़ आपने जो है वो कर लिया काफ़ी ये जो 12 रुपए का टारगेट निकल के आया ना, यही जाएगा थमबाजी। प्रदीप जी टिप्पणी आप नफ्स पकड़ लिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जो हर्ष जी आके इतना अच्छा अच्छा कंपनी पिक करके लेता है। देखिए मुझे 2 स्टेटमेंट कहना है यहाँ पे। गोल्डमैन सैक्स का एक रिपोर्ट आया था बीएसई में आज से कुछ महीना पहले कि बीएसई बहुत नीचे जा सकता है। तो बीएसई तो ऑल टाइम हाई में है, तो अभी यहाँ पे आप 6-7 रुपीज के आसपास चल रहा है, 12 रुपीज के आसपास टारगेट आया। इनके पास अभी भी बहुत सारा डेट है, डेट का जो इंटरेस्ट है वो भी भरना है, कंपनी चलेगा कि नहीं वो भी कोई श्योरिटी नहीं है, लॉस में है। सो मेरे ख्याल से सर यहाँ पे बाय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही रिपोर्ट देख के हायर टाइम फ्रेम में फंसे हुए हैं। तो विथ ऑल रिस्पेक्ट अगर आपके पास है आप बने रहिए एक होप के साथ। अब वो होप कितना आप सही होगा आई डोंट नो, बट यहाँ पे फ्रेश बाई का सलाह मेरी तरफ से नहीं रहेगा सर। चलिए कोई बात नहीं, 12 रुपए के टारगेट यूबीएस तो मान रहा है कि देखने को मिल सकते हैं। चलिए हर्ष तीसरी आज की आखिरी कंपनी बताइए। अपोलो हॉस्पिटल जो है आखिरी कंपनी है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखें सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 8,260 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। अब इनका कहना है कि यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि तमाम कंपनियों के लगातार बैक टू बैक रिजल्ट्स आए तो इनके भी नंबर्स आए और इन्होंने इसका जो नंबर्स का आकलन किया वो कह रहे हैं ठीक है नंबर्स। साथ ही इनका कहना है कि बांग्लादेश से जो आ रहे पेशेंट हैं वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर, और इसके वजह से रेवेन्यू पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। साथ ही इनका कहना है ऑफलाइन अगर आप फार्मेसीज की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है उनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। हायर ईसॉप की वजह से यहाँ पर चार्जेस की वजह से ऑफलाइन प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट दिख रहा है। साथ ही इनका कहना है 3,500 बेड्स का और एडिशन होता हुआ दिखेगा, जो कि एक मजबूत सेंटिमेंट्स आने वाले दिनों में जनरेट करता हुआ दिखेगा। और साथ ही इनका कहना है जो हेल्थ केयर सेगमेंट में जिस तरीके से सर्विस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कंपनी लगातार उस पर काम करे। तो ये तमाम पैरामीटर्स के आधार से इन्होंने ये टारगेट्स 8,260 रुपये के दिए हैं। चलिए आज 1% की तेजी है, नतीजे अच्छे रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट्स आने के बाद। प्रदीप जी जरा टिप्पणी दीजिए अपनी अपोलो हॉस्पिटल को लेकर के।
देखिए सर, एप्पल हॉस्पिटल को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। अभी इन लोगों के पास ऑलमोस्ट मार्च में जो ईयर एंडिंग पे इन्होंने पोस्ट किया, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास इनके पास टोटल एसेट इन लोगों ने पोस्ट किया है। तो देखिए, अगर हम मार्केट कैप भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर अभी मार्केट कैप है। 1500 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। सेल भी यार टू यार 14% सीएजआर के साथ इंक्रीज हो रहा है। अभी जो थोड़ा टाइम पहले ही मैं आपको कह रहा था कि 7,000 के आसपास बाई करना सही नहीं है। अभी देखिए 6,980 के आसपास चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। तो मुझे लगता है आप बाई कीजिए, लेकिन आपका बाइंग प्राइस होना चाहिए 6,800 से 6,750 के आसपास। और मुझे लगता है अगर आप बाई करते हो इस केस में, आपका पहला जो टारगेट होगा वो होगा 7,800, और सेकंड टारगेट आपका जो 8,260 आप दिखा रहे हो सर, ये भी आना चाहिए, और इसके ऊपर भी टारगेट आपको मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको बाय करना है 6,700 से 6,800 के आसपास। यहाँ से फ्रेश 150-200 पॉइंट अगर नीचे आता है, उस केस में आप एक डीप में बाय करना है आपको। चलिए, टिप में बाय करना है, ये सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम जानकारी देने के लिए, इन चारों शेयरों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। चलिए, तो फिलहाल के इस सेगमेंट में इतना ही। चलिए, ब्रोकर बोले से आगे बढ़ते हैं, और अब का जो है, अच्छा, चावल शेयरों में आज अच्छी तेज़ी थी, तो अभी से बस 2 मिनट के अंदर हम आज के एग्रीमीटर में बात जो है वो चावल में तेज़ी की वजह जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर में वजह क्या रही है कि जिसकी वजह से ये शानदार रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं जो सवाल अभी भी पूछ रहे हैं। रमन वैदिक जी कह रहे हैं एनटीपीसी के बारे में बताइए। एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं पहली बार सवाल पूछ रहा हूँ तो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप सबके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे दोपहर 1 बजे। 1 से लेकर के 2:30 बजे तक का वो जो समय होता है वो आपके प्रश्नोत्तर के लिए रहता है। तो उसके लिए हमारे पास साथ तो दोपहर 1 बजे जुड़िएगा। आज रवि सिंह होंगे, डॉक्टर रवि सिंह, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो ध्यान से जो है हमारे साथ जुड़िए डॉक्टर रवि सिंह जो के साथ। और अगर आपका प्रश्न कोई है तो 9354027995 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। अभी से अपने सवाल भेजने शुरू कर दीजिए। आपसे ठीक 2 घंटे बाद आपके प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे। जिन लोगों के सवाल अभी हम नहीं डिस्कस कर पाए हैं, उनके प्रश्न के उत्तर दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। इस बीच आपके शहरों में हम आ रहे हैं। अगर आपको भी है ट्रेडिंग सीखने का शौक, और अगर आप भी बनना चाहते हैं स्मार्ट ट्रेडर, तो हम अब तैयारी कर रहे हैं अलग अलग शहरों में आने की, आपके शहर आने की। और अगर आप जो है अपने शहर में हमें आमंत्रित करना चाह रहे हैं तो अपने शहर की क्वेरी जो है वो अवश्य अपने शहर का नाम के साथ कमेंट आप हमें भेजते रहिए। और जहां से आएंगे सबसे ज़्यादा एंट्रीज, वहीं पे होगी हमारी एंट्री। चलिए, प्रदीप जी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रदीप जी, चलते चलते कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक्स में मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक पे मेरा और हमारे कोई एनालिस्ट का पर्सनल पोजीशन नहीं है। हो सकता है बहुत सारे स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो और क्लाइंटों को हमने रिकमेंड किया है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज। कोई भी स्टॉक्स में आप निवेश करने से पहले आपका पर्सनल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो आज के एग्रीमीटर में जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम बात विशेष तौर पे बात करेंगे चावल को लेकर के। चावल को लेकर के जो है कई सारी डिटेल्स यहाँ पर निकल करके आई है। आइए जरा एक करके उन आंकड़ों पे, नंबर पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर जो है इस साल जो है जिस तरीके के नंबर्स निकल करके आए हैं उस पर पहले नज़र डालते हैं। निर्यात जो है वो हम देख रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पर जो है करीब जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो करीब 60.65 लाख टन जो है वो निर्यात का नंबर ये रहा है। पिछली बार के मुकाबले जो है
काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा यहाँ पर एक्सपोर्ट में देखने को मिला। करीब करीब 8 लाख टन का इजाफा जो है एक्सपोर्ट में आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। और जो लगातार अभी हम कार्यक्रम में भी चर्चा कर रहे थे, आज चावल शेयरों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है, चाहे एलटी फूड्स हो, चाहे KRBL हो। और ये वजह है जो है जिस तरीके से यहाँ पर चावल में हम देख रहे हैं कि जो है एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है। इस बीच जो सबसे बड़े जो है टॉप 10 खरीदार कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी अरब 11.74 लाख टन, इराक के अंदर हम देख रहे हैं करीब 9 लाख टन, ईरान में जो है 8.55 लाख टन, यमन, UAE, US, तो ये जो है सऊदी अरब सबसे ज़्यादा, और कतर में जो है 1.24 लाख टन का निर्यात जो है यहाँ पर किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से FY25 के अंदर बासमती चावल का एक्सपोर्ट अब रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान जो सिंधु जल समझौते को भारत की तरफ से स्थगित किया गया था, उसका किस तरीके से चावल कंपनियों पर असर हो सकता है ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं। चलिए आज के विशेष मेहमान से आपको अब रूबरू कराते हैं, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं राहुल चौहान जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विपुल जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। अरे राहुल जी, मतलब जिस तरीके के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो तो काफ़ी शानदार हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे, और क्या जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं बासमती चावल के एक्सपोर्ट के, आगे किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जैसा कि आपने अभी फिगर्स दिखाई हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने करीब 60.65 लाख टन का निर्यात किया है, जो उससे पहले 52.42 था, और उससे 3 साल पहले 45.6 लाख टन था। जो निर्यात में बढ़ोतरी है उसके कई सारे रीजन हैं। एक तो इंडियन जो चावल है उसकी कीमतें इंटरनेशनल लेवल पे काफी कम है, और 2 साल पहले आपको याद होगा कि जो निर्यात था भारत से, वो सरकार ने उस पर कई तरह के मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए हुए थे। इस वजह से ये फिगर्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तो गैर बासमती चावल की बात है, और सॉरी बासमती चावल की बात है। गैर बासमती चावल का निर्यात भी जो है 141 लाख टन पहुंच चुका है, जो लास्ट ईयर 111 लाख टन था। निर्यात बढ़ने के बहुत सारे रीजन हैं। एक तो कीमतें जो हैं वो कम है, और दूसरा जो अभी हाल ही में जो बासमती चावल के एक्सपोर्ट में पाकिस्तान इंडिया को जो है टक्कर देता है, और जो निर्यात जो प्रतिबंधित किया था उस वजह से कुछ कंट्रीज से, खासकर पाकिस्तान से जो इसका परसेंटेज था निर्यात का वो बढ़ा था। लेकिन अब वो स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है, और पूरी तरह से चावल का निर्यात जो है पहले की तरह चालू हो गया, जिस वजह से हमें निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप कीमतों की बात करें तो आज से 2 महीने पहले बासमती 1121 के जो भाव थे $900 FOB थे, जो अब 1100 तक पहुंच चुके हैं। तो $200 की भी एक बड़ी अच्छी उल्लेखनीय तेजी हमें देखने को मिली है भावों में। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे राहुल जी कि यहाँ से आगे अगर हम देखें तो क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जब ये जो सिंधु जल समझौता जब स्थगित हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि जो पाकिस्तान चूँकि एक बासमती राइस का वो भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उनकी जो बुआई है वो लेट हो सकती है और उसका फ़ायदा भारतीय किसानों को मिल सकता है। तो क्या आगे आने वाले समय में एक्सपोर्ट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इसको लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, जो सिंधु जो समझौता जो रद्द किया गया है उसकी वजह से ही, जैसे मैंने आपको बताया, $200 तक की अब तक बाजारों में तेजी आ चुकी है। अगर मतलब पाकिस्तान में जल का संकट आता है तो निश्चित तौर पे इंडिया से जो है बासमती चावल का जो है निर्यात वो बढ़ेगा, और ये काफी अच्छी बात है इंडिया के लिए कि क्योंकि चावल जो है वो सबसे बड़ी एक एग्री कमोडिटी इंडिया से जो एक्सपोर्ट होती है वो मानी जाती है। तो अगर ऐसी भविष्य में कुछ चैलेंजेस होते हैं तो इंडिया से ऑफकोर्स ये बासमती चावल का निर्यात जो 60.65 लाख टन इस वर्ष आया है वो 70 लाख टन तक पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगा। मनोज जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। मनोज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब बासमती चावल का एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचता दिखाई दे रहा है। नमस्कार विपुल जी, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से हमारे कोलीग भी बता रहे थे कि जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रहा है और सरकार का यहाँ पे लगातार प्रयास है, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से यहाँ पे जो राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से जो पिछले दिनों तनाव देखने को मिला था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसके चलते जो भारत सरकार के लगातार प्रयास है, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से जो इंडियन जो राइस का एक्सपोर्ट है वो आने वाले दिनों में जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक सर, प्राइस मतलब आगे के लिए आउटलुक क्या देख रहे हैं आप दोनों से? ये चावल को लेकर के लास्ट कमेंट रहेगा कि आगे चल करके आप लोग प्राइस मूवमेंट, पहले राहुल जी आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, प्राइस को Outlook. सपोर्ट इंपोर्ट्स मिलेगा अगर एक्सपोर्ट होता है, डिमांड अच्छी आती है। और बासमती चावल में जो इंडिया सबसे बड़ा निर्यातक देश है पूरे विश्व में, अगर ऐसी डिमांड बनी रही तो जो अभी 1100 के भाव हैं वो कोई बड़ी बात नहीं, 1150 1200 तक भी पहुंच जाए। 1200 तक भी पहुंच जाए, ये सलाह यहाँ पर रहेगी। मनोज जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आगे के प्राइस आउटलुक को लेकर के? बिल्कुल, यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलता है तो कीमतों में वो आने वाले समय में 5 से 10% की बढ़त जो निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आने वाले समय में एक्सपोर्ट की मार्केट कैसे रहती है। इस बीच चावल से आगे बढ़ते हैं। और राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने तमाम जो जानकारी अपडेट्स दी है, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी खबर है सर हम सभी के लिए। और जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और जैसे आपको लग रहा है आगे भी प्राइस मूवमेंट जो है वो अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा बातचीत कर लेते हैं एडिबल ऑयल को लेकर के। एडिबल ऑयल पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें, क्रूड पाम ऑयल, सरसों तेल, सोया तेल, सूरजमुखी तेल इंपोर्ट पर जो है ड्यूटी को जो है वो घटा दिया गया है। और इस ड्यूटी को जो है 27.5% से घटा करके 16.5% कर दिया गया है। और ये जो घटी हुई दरें हैं ये बीते 31 मई से लागू हो गई हैं। तो 31 मई से लागू हो गई हैं और आज तो जून है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, ये जो फैसला लिया गया है? मनोज जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की वजह क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे विपुल जी, जो भारत सरकार ने तेलों पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, स्पेशली जो खाने के तेलों में जो क्रूड जो ऑयल इंपोर्ट होता है, तो निश्चित रूप पे यहाँ पे आगे आने वाले समय में जो फेस्टिव सीजन रहेंगे, दूसरा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर को खाने का तेल सस्ते भाव पे मिले, ये जो है सरकार की इसके पीछे मंशा है। लेकिन एक तरफ यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों भारत सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ाई थी खरीफ क्रॉप की, तो उसको देखते हुए यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास भी देखने को मिला है। लेकिन जो मुख्य जो यहाँ पे मंशा सरकार की नजर आती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की नजर आती है, ताकि कंज्यूमर्स को यहाँ पे कम भाव पे खाने का तेल मिलता रहे। तो यहाँ से फिर क्या आप ये उम्मीद करके चलें कि प्राइसेस हल्के होंगे यहाँ पर खाने के तेल के? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से ड्यूटी कट किया गया है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑयल सीड्स का भी एक एम्पल स्टॉक बना हुआ है, तो उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि कोई यहाँ पे तेजी जो है खाने के तेलों में देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो एक दायरे में मार्केट रह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में कीमतें जो है थोड़ी हल्की ही होती हुई नजर आएगी। और खाने के तेल जो है वो 5 रुपए से 10 रुपए तक किलो के जो है सस्ते हो सकते हैं। ठीक सर, तो चलिए, तो खाने के तेल में एक राहत जो है इन्फ्लेशन को लेकर के, ये सरकार के लिए कई बार सरदर्द भी हो जाता है, तो इसलिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। ड्यूटी में ठीक ठाक कटौती की गई है, 27.5% से घटा करके इसे 16.5% किया गया है। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जरा मटर को लेकर के। आपको बता दें कि अगले साल मार्च तक ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट जो है वो जारी रहेगा मटर को लेकर के। दालों की महंगाई को देखते हुए जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम है। सर, मटर में जो है इंपोर्ट की ड्यूटी फ्री जो है इंपोर्ट जो है वो अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप? बिल्कुल, यहाँ पे अगेन विपुल जी, जो इन्फ्लेशन है उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं। यहाँ पे जो दालों में कुछ तेजी बनती हुई नजर आई थी, तो उसको देखते हुए पहले भी गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट है उसको बढ़ाया था और आगे अब ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ भी जो है अभी भी जो दालें हैं भारतीय बाजारों में वो एमएसपी के नीचे बनी हुई है। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी है फार्मर्स के एंगल से देखें तो हमारा मानना है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में फिर इसको रिव्यू कर सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है गवर्नमेंट के मेन जो है फोकस में है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है। सर, लेकिन मटर पे इंपोर्ट पर जो है वो बैन की सिफारिश सीएससीपी की तरफ से की गई थी और इसकी मियाद 31 मई को ख़त्म हो रही थी। तो ये जो फैसला लिया गया है, इसको अगर उस रोशनी में देखेंगे तो कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल, मैं पहले भी मैंने जो चर्चा की है अपने इसमें कन्वर्सेशन में कि थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभास है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी की गई है, साथ ही यहाँ पे ड्यूटी में कटौती, फ्री इंपोर्ट को आगे बढ़ाना, तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि फार्मर्स के एंगल से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा बफर स्टॉक जो मेंटेन करना चाह रही होगी, तो ये मंशा सरकार की इसके पीछे रही होगी।
चलिए ठीक है सर, देखते हैं आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि न सिर्फ मटर बल्कि जो है बाकी जो दालें थी उसके ऊपर भी जो है ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश सीएसईपी की तरफ से की गई थी। चाहे वो बात करें हम अरहर की बात करें या उड़द की बात करें, मसूर, इन पर भी ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश सीएसईपी की तरफ से की गई थी। लेकिन सरकार का फैसला है, देखते हैं। और निश्चित रूप से भाई महंगाई बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए, तो सरकार उसको बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना चाहती है। चलिए अब रुख कर लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स का। मनोज सर, अगर भी यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लेना हो तो कहाँ पर आप इस समय ट्रेड इनिशिएट करेंगे? यहाँ पे आज शुरुआती सत्र में थोड़ा दबाव जो है ओवरऑल एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है विपुल जी, लेकिन हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिहाज से। कैस्टर सीड का जो जून वायदा है उसमें बाई किया जा सकता है 6330 के स्तर पर। एक स्टॉप लॉस 6294 का रखें और लक्ष्य वापिस यहाँ पे 6400 तक के देखने मिल सकते हैं। साथ ही मसाला कॉम्प्लेक्स में भी आज थोड़ा दबाव है, तो टर्मरिक यहाँ पे ओवरऑल मसाला पैक में अच्छा लगता है। जून वायदा 14,000 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है 13,740 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 14,500 तक के रखे जाते हैं। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर 2 ट्रेड निकल के आई है। हल्दी पे खरीदारी करने की सलाह है। हल्दी में लगातार बिकवाली की सलाह के बाद अब खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। 14,000 के आसपास खरीदें, ऊपर 500 रुपये की तेजी के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 14,500 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। हल्दी पर एक आपको स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, उसका अवश्य ख्याल रखें 13,740 पे। इसके अलावा यहाँ पर कैस्टर सीड में जून फ्यूचर बाय करने की सलाह दी गई है। 6330 के आसपास यहाँ पर आप बाय करें जून फ्यूचर्स, और यहाँ पर 70 रुपये ऊपर के टारगेट यानी 6400 रुपये 6400 के टारगेट जो है निकल के आ रहे हैं। एक स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है वो है 6294, और आपके लिए सलाह ये कि अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी अवश्य ध्यान में रखें। मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी ये तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब रुख कर लेते हैं हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है मौसम मीटर। मॉनसून मीटर, मॉनसून इस समय जानना बहुत ज़रूरी है, किसानों के लिए भी, हमारे ट्रेडर भाइयों के लिए भी। किस तरीके से आगे मॉनसून बढ़ रहा है उसके आधार पर किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान की जाए। और आज की इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ब्रिज द्विवेदी। ब्रिज, बताइए क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी विपुल जी, मानसून इस वक्त जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो वहाँ पर भी आ गया है, और जो दक्षिण राज्य हैं वहाँ पर मानसून पहुँच चुका है। वहाँ से महाराष्ट्र में मध्यपुर, जो महाराष्ट्र मध्य है, वहाँ तक मानसून पहुँच चुका है। आमतौर पर मानसून 1 जून को आता है, लेकिन इस बार मानसून जल्दी आया है। 24 मई को मानसून आ गया। अभी इस वक्त बात करें तो 26 मई से 1 जून के आसपास मध्य महाराष्ट्र के यहाँ पर मानसून पहुँच गया था, लेकिन इसके ऊपर मानसून जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि पहले आया है मानसून, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी मानसून आ चुका है, लेकिन बिहार का जो ये बॉर्डर एरिया है इसके आगे मानसून जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यूपी की बात करें तो अभी तक यहाँ पर गर्मी थी, लेकिन अनुमान ये जताया जा रहा है कि 20 से 21 जून के आसपास यहाँ पर भी मानसून आता हुआ दिखेगा। ये पूरा मैप है जिसमें हमने आपको समझाया कि मानसून कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। इसके अलावा 1 जून की बात कर लेते हैं, कितनी बरसात हुई है 1 जून को, वो हम आपको बता देते हैं। इस बार 1 जून को बरसात हुई है 5.2 mm की, जो सामान्य में जितनी बरसात होती है उससे 86% ज़्यादा बारिश हुई है। 2.8 mm सामान्य तौर पर 1 जून को बारिश होनी थी, लेकिन 5.2 mm बरसात हुई है। 86% ज़्यादा बरसात 1 जून को हुई है। ये सारा अपडेट था मानसून को लेकर। आगे भी लगातार हम जो भी मौसम से जुड़ी खबरें आ रही हैं उसका अपडेट दे रहे हैं। इस सेगमेंट में इतना ही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट देने के लिए। और इस पर हमारी लगातार हर रोज़ हम आपको दिनवार बता रहे हैं किस तरीके से मानसून आगे बढ़ रहा है, आपके इलाके में किस तरीके का मानसून रह सकता है, खेती के लिए किस तरीके का मानसून रह सकता है। ये तमाम अपडेट्स आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ बोनस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रिज, ये तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम अपडेट पे बताने के लिए। तो अब इस सेगमेंट को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अब से बस आधे घंटे बाद ब्रिज द्विवेदी आपके पास दोबारा हाजिर हो जाएंगे
सोने चांदी की अपडेट लेकर के, और मुझसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। तो अपने अपने प्रश्न तैयार कर लीजिए, व्हाट्सएप करते रहिए। डॉक्टर रवि सिंह जी होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद जो है लौटेंगे, थोड़ा सा हम भी विश्राम कर लें, तब तक आप लोग भी अपने बाकी काम निपटा लीजिए। 1 बजे मिलते हैं, नमस्कार।